अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी पर। क्या मर्द और औरत में बराबरी हो सकती है? दोस्तों, देखा जाए तो इन दोनों जेंडर्स में बहुत से डिफरेंसेस गिनवाए जा सकते हैं। मर्द और ख़वातीन की फिजिक्स में, इंस्टिंक्ट में और रिप्रोडक्टिव रोल्स में। अगर इनमें इस कदर इख्तलाफ है तो क्या मर्दों और औरतों की बराबरी की बात करना या जेंडर इक्वालिटी की बात करना दुरुस्त होगा? हमारी सोसाइटी की जनरल परसेप्शन ये कहती है कि मर्द और औरत की बराबरी की बात करना गलत है। सबसे पहला आर्गुमेंट हमारे यहाँ जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ ये होता है कि मर्दों और औरतों में फ़र्क अल्लाह ने पैदा किया है, लिहाजा मर्द और औरत की इक्वालिटी की बात करना खुदा के निज़ाम के खिलाफ है। फिर ये भी कहा जाता है कि मर्दों और औरतों की जिस्मानी साख्त में फ़र्क है, उनकी बायोलॉजी में फ़र्क है, तो यकीनन उनके समाजी किरदार में भी फ़र्क होगा। लिहाजा जेंडर इक्वालिटी नेचर के भी खिलाफ है। जहाँ तक इस एतराज़ की बात है कि मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क अल्लाह का तख्लीक करता है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि दुनिया में इंसानों के दरमियान जितने भी फ़र्क हैं वो सब अल्लाह ही ने पैदा किए हैं। रंग, नस्ल, ज़ात के भी तमाम फ़र्क अल्लाह ही ने पैदा किए हैं। गोरे काले का फ़र्क भी अल्लाह ही ने पैदा किया है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गोरे और काले एक प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर सकते, एक सवारी में सफ़र नहीं कर सकते, कहीं एक साथ बैठ नहीं सकते। तो मसला फ़र्क नहीं है, मसला इस फ़र्क के नाम पर किए जाने वाली एक्सप्लॉयटेशन है। फ़र्क खुदा पैदा करता है, लेकिन इस फ़र्क को एक्सप्लॉयट इंसान करते हैं। मर्द और औरत का फ़र्क यकीनन अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन अगर इस फ़र्क की बुनियाद पर ख़वातीन के हकूक़ दबा दिए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी इंसान पर होगी, खुदा पर नहीं। तो जहाँ तक इस फ़र्क की बात है कि मर्दों और औरतों के जिस्मानी साख्त में और उनके रिप्रोडक्टिव रोल में फ़र्क है, तो कैसे बात की जा सकती है मर्दों और औरतों में फ़र्क ख़त्म करने की? तो यहाँ देखा ये जाना चाहिए कि औरतें कौन से फ़र्क ख़त्म करने की बात करती हैं। मर्द और ख़वातीन की जिस्मानी साख्त और नस्लों की तरफ उनकी जिम्मेदारियों में जो भी फ़र्क हैं, ये डिफरेंसेस ना तो ख़त्म किए जा सकते हैं और ना ही कोई औरत डिमांड करती है इनको ख़त्म करने की। लेकिन इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर सोशल राइट्स को रद्द करना भी एक नॉनसेंस सी बात है। कैसी नामाकूल सी बात है कि अगर काले गोरों के बराबर राइट्स मांगे तो ये समझा जाए कि काले अपनी जिल्द की रंगत तब्दील करवाने की बात कर रहे हैं, या ये एतराज़ किया जाए कि चूंकि इनकी रंगत ब्लैक है तो इनको गोरों के बराबर हकूक नहीं मिल सकते। लेकिन यही नॉनसेंस आर्गुमेंट्स तारीख की कड़वी सच्चाई भी है। दुनिया में जब भी किसी पिसे हुए तबकात ने बराबरी की मांग की तो एक्सप्लॉइट करने वाले उन्हें यही कहकर खामोश करवाते रहे कि हमारे दरमियान जो फ़र्क है वो नेचुरल है। बादशाह राया को बताते रहे कि हुकूमत करना उनका खुदाई हक है और उनको ये पावर खुदा ने दी है, लिहाजा अवाम को चुपचाप उनकी अताअत करनी चाहिए। गोरे ये साबित करते रहे कि काले गोरों से कमतर हैं, इसीलिए गुलामी उनकी तकदीर है। छूत और छूत की कई रवायात तारीख में मौजूद हैं कि अछूत को हमेशा यह एहसास दिलाते रहे कि तुम्हारा अनटच होना नेचुरल है, खुदा की देन है, इसलिए तुम ऊपर नहीं उठ सकते। बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ भी बहुत से लोग बढ़ चढ़ कर ये बताते हैं कि मर्दों और औरतों में फ़र्क खुदा ने पैदा किया है, लिहाजा औरत को बराबरी की बात छोड़कर माँ का फ़र्ज निभाना चाहिए। इनको ये समझना चाहिए कि मर्द और औरतों की बराबरी की डिमांड ममता से फरार नहीं है। बराबरी की मांग का वाहिद मतलब ये है कि माँ की कोख जब बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करती तो ये दुनिया भी इसमें फ़र्क ना करे। यहाँ सवाल ये उठता है कि वो कौन से सोशल राइट्स हैं जो औरतों को हासिल नहीं है और किन मामलात में औरतें मर्दों से बराबरी चाहती हैं। ये मामलात हैं तालीम, सेहत, आमदनी और पॉलिटिकल राइट। दर हकीकत यही वो क्राइटेरियाज हैं जिनकी बुनियाद पर जेंडर इक्वालिटी को मय्यर किया जाता है, यानी ये तय किया जाता है कि किसी भी मुल्क में मर्दों और ख़वातीन की बराबरी की क्या सूरत हाल है और इनको कहाँ कहाँ कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं। इसके लिए हर साल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से 2 रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। ये रिपोर्ट्स हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और दूसरी रिपोर्ट है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इन दोनों इंडेक्सेस में 8 क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पर किसी भी मुल्क में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान डिफरेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है। इनमें पहला क्राइटेरिया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो
کہ ہر 1 لاکھ بچوں کی پیدائش پر کتنی ماؤں کی موت ہوتی ہے۔ اور دوسرا ایریا ہے ایڈولسنٹ برتھ ریٹ، یعنی چھوٹی عمر میں ماں بننے کی شرح۔ یہ دونوں کرائیٹیریاز ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے متعلق ہیں، اور ان کرائیٹیریاز کے حوالے سے جینڈر ایکویلٹی کا سوشل گول یہ ہے کہ کسی پریگننٹ عورت کی بچے کی پیدائش کے درمیان ڈیتھ نہ ہو۔ اس کے علاوہ کسی بچی کو ماں بننے کے مرحلے سے بچپن میں نہ گزرنا پڑے۔ پاکستان میں موٹرنل موٹیلٹی ریشو 140 ہے، یعنی پاکستان میں ہر 1 لاکھ میں سے 140 خواتین زچگی کے دوران انتقال کر جاتی ہیں۔ سری لنکا میں یہ تعداد 36 ہے، سعودیہ اور ترکی میں 17، UAE میں 3 اور ناروے میں یہ 2 ہے۔ بہت خطرناک صورتحال افغانستان کی ہے، جس میں ہر 1 لاکھ میں سے 638 خواتین انتقال کر جاتی ہیں۔ اسی طرح ایڈولسنٹ برتھ ریٹ 39 ہے، یعنی پاکستان میں ہر 1 لاکھ میں سے 39 بچے کم عمر ماؤں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ترکی میں یہ تعداد 26 ہے، سری لنکا میں 21، سعودیہ عرب میں 7، UAE میں تقریباً 6 اور ناروے میں 5 ہے۔ جینڈر ایکویلٹی کا اگلا ٹاپک ہے مرد اور خواتین کی تعلیمی صورتحال میں فرق۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ان رپورٹس میں 2 کرائیٹیریاز ہیں۔ پہلا پاپولیشن وتھ ایٹ لیسٹ سم سیکنڈری ایجوکیشن، اور دوسرا مینس ایئرس آف اسکولنگ۔ پاکستان میں 40% مرد سیکنڈری ایجوکیشن کے حامل ہیں، جبکہ خواتین میں یہ تناسب صرف 28% ہے۔ مصر میں 72% مرد اور 73% ہیں۔ پہلا پاپولیشن وتھ ایٹ لیسٹ سم سیکنڈری ایجوکیشن، دوسرا مینس ایئرز آف اسکولنگ۔ پاکستان میں 46% مرد سیکنڈری ایجوکیشن کے حامل ہیں، جبکہ خواتین میں یہ تناسب صرف 28% ہے۔ مصر میں 72% مرد اور 73% عورتیں سیکنڈری ایجوکیشن رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں 72% مرد اور 65% عورتیں، UAE میں 81% مرد اور 76% عورتیں سیکنڈری ایجوکیشن رکھتے ہیں، جبکہ ناروے میں 95% مرد اور 95% ہی خواتین سیکنڈری ایجوکیشن کی حامل ہیں۔ مینیو ایئرز آف اسکولنگ کو دیکھا جائے تو پاکستان میں لڑکیوں کے لیے اسکول کا تقریباً دورانیہ 4 سال اور لڑکوں کے لیے 6 سال ہے۔ مصر میں یہ دورانیہ لڑکیوں کے لیے 7 اور لڑکوں کے لیے 8 سال ہے۔ سعودی عرب میں ایوریج آف اسکولنگ ڈیوریشن لڑکیوں کے لیے 10 سال ہے، لڑکوں کے لیے 11 سال۔ UAE میں یہ دورانیہ 12 سال لڑکیوں کے لیے اور 13 سال لڑکوں کے لیے ہے، اور ناروے میں یہ دورانیہ دونوں جینڈر کے لیے 13 سال ہے۔ تیسرا کرائیٹیریا پارلیمنٹ میں مرد اور خواتین ممبرز کی ریشو ہے۔ اس ایریا کی ریشو کے حساب سے جینڈر ایکویلٹی کا آئیڈیل یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو 50% ہی مرد اور 50% ہی خواتین پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کے صرف 20% ہی سیٹیں عورتوں کے پاس ہیں۔ ناروے میں 41% خواتین ہیں اور UAE میں 50% سیٹوں پر خواتین ہیں۔ اب بات کرتے ہیں معاشی صورتحال کے کمپیریزن پر۔ اس حوالے سے ایک کرائیٹیریا ہے لیبر فورس پارٹیسپیشن ریشو۔ کسی ملک کی لیبر فورس میں مرد اور خواتین کا پرپورشن کیا ہے؟ پاکستان میں 82% مرد اور 22% خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں۔ قطر میں 95% مرد اور 57% عورتیں لیبر فورس کا حصہ ہیں۔ UAE میں 93% مرد اور 52% خواتین لیبر فورس میں شامل ہیں۔ ناروے میں 68% مرد اور 60% عورتیں لیبر فورس کا کام کرتی ہیں۔ دوسرا کرائیٹیریا ہے گراس نیشنل انکم پر کیپٹا، یعنی خواتین اور مرد کی فی کس قومی آمدنی میں فرق کتنا ہے۔ پاکستان میں مرد کی فی کس آمدنی $8,412 ہے اور عورتوں کی فی کس آمدنی $1,393، یعنی خواتین کی آمدنی اور مردوں کی آمدنی میں کم سے کم 6 گنا فرق ہے۔ بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں دیکھیں تو عورتوں اور مردوں کی آمدنی میں قریباً 2.5 گنا کا فرق ہے۔ ترکی میں یہ فرق 2 گنا اور ناروے میں یہ فرق 1.2 گنا ہے۔
दोस्तों, हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मर्द और औरतों की सेहत, आमदनी और तालीम में इतना फ़र्क है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन ममालिक में किया जाता है। पाकिस्तान की ख़वातीन सेहत, तालीम और आमदनी के मामले में ना सिर्फ मगरबी ममालिक बल्कि मुस्लिम ख़वातीन के मुकाबले में भी बहुत पीछे हैं। 2019 की इंडेक्सेस के मुताबिक पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी के मामले में दुनिया के ममालिक की लिस्ट में 154वें नंबर पर है, जो एक शर्मनाक बात है। जेंडर इन इक्वालिटी पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हैं कि ख़वातीन को बराबरी मिलनी चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हालात में बेहतरी की रफ्तार बहुत कम है। एक हालिया स्टडी के मुताबिक हमारे खिते में जेंडर इक्वालिटी में बेहतरी की जो रफ्तार है, उसके हिसाब से ख़वातीन को मर्दों के बराबर आते आते 1000 साल से ज़्यादा का अरसा दरकार है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की बराबरी के हक़ को तस्लीम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए भी ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि उनकी कमज़ोरी उनका सबसे बड़ा जुर्म है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट, घरेलू तशद्दुद और ऑनर किलिंग इसी कमज़ोरी की सज़ाएं हैं जो वो भुगत रही हैं। इन सब से बचने के लिए उन्हें तालीम, सेहत और आमदनी में बराबरी करना होगी, अपने आप को एम्पावर करना होगा। ख़वातीन पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन और आधा पोटेंशल हैं, और ये बात तय है कि ख़वातीन को इक्वालिटी दिए बगैर मुआशरे को तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता और मजबूत नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा आज का ये टॉपिक और हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।